हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी लोग ज़बरदस्त मस्त होंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 60,244 वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आ गई हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास के लिए बहुत बड़ी भर्ती आई है और एज में भी छूट मिल गई है। तो आप लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका निकल के आया है। 30 साल तक कैंडिडेट देख सकते हो, OBC SC ST और जनरल वालों को 25 साल तक की छूट मिल गई है। तो अगर आप लोग भर्ती देख रहे हैं तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखना चाहिए कि कैसा पेपर आया था और इस बार कंपटीशन तगड़ी जाने वाली है। तो आप लोग हमारे चैनल पर जाएं। अब जो है हिंदी चैप्टर वाइज हम करवा रहे हैं, GS भी करवा रहे हैं, UP GK और GS के वीडियो भी लाने वाले हैं और रीजनिंग भी करवाएंगे। तो आप लोग जाएं और ये जितने भी पेपर हुए प्रीवियस ईयर हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, तो अभी तक जितने पेपर हुए हैं तो देख सकते हो, मैं सभी करवा रहा हूँ एक एक करके। तो आप लोग वीडियो देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी जो 2000 में लास्ट में हुआ था, 2020 में 20/12/2020 को ये जेल वार्डर फायरमैन का पेपर हुआ था, घुड़सवार का, UP पुलिस, और इसका सेमी सिलेबस रहता है। तो ये 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था। इसका जो है इसके GS के हम क्वेश्चन एक पेपर के करवा चुके, वो आप लोगों ने नहीं देखे तो देख सकते हो। बाकी 2019 में ये पेपर हुआ था और उसके बाद 2018 में UP पुलिस का पेपर हुआ है, 14 में हुआ, 13 में, 9 में हुआ। तो इन सभी के जो है हम पेपर आप लोगों के लिए लेके आए हैं प्रीवियस ईयर। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है सिलेबस क्या है उत्तर प्रदेश पुलिस का, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो आप लोगों को बता दें, आप लोगों की GS कितने नंबर की आती है? 38 नंबर की GS आती है। वहीं हिंदी आपकी 37 नंबर की आती है। मैथ आपकी 19 नंबर की आती है। वैसे आपको नोटिफिकेशन में तो 38 नंबर की कहीं कहीं लिखी मिल जाएगी, मगर वो 19 नंबर की ही आपकी मैथ आती है। 56 नंबर की रीजनिंग आती है। टोटल आप लोगों के प्रश्न कितने आते हैं? 150। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। टोटल आपके मार्क्स कितने बनते जाके हैं? 300। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें विद डिटेल के साथ आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन को, आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगी। आप अनुमान भी लगा सकते हो किस प्रकार का पेपर आया था। आप लोग चाहें तो अपना टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था सामान्य हिंदी से। तो हम लोगों को पहला क्वेश्चन पूछा गया था, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो देख सकते हो क्वेश्चन 2020 में इतना टिपिकली इन्होंने पूछ लिया था कि किस वर्ष नहीं दिया गया था। तो ये 1962 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। अब अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात ही हुई है तो इस वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी देने वाले हैं कि 2023 में किसको दिया गया था, 2022 में किसको दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, और सबसे पहले किसको दिया गया था, और इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, और कितनी भाषाओं में दिया जाता है, और जो है कितना पुरस्कार दिया जाता है। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखें और ध्यान से वीडियो देखें आप लोग, और ध्यान से सुने भी हमारी बात को। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो 1955 में सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। तो सबसे पहले आप लोग याद रखें किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है। पुरस्कारों से संबंधित UP पुलिस में क्वेश्चन एक दो बनते ही हैं, 100% बनते हैं। किसको दिया गया था, किसको नहीं दिया गया, किस कृति के लिए दिया गया था, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो साहित्य अकादमी सबसे पहले पुरस्कार किसको दिया गया? माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। कब दिया गया था? 1955 में दिया गया था। इनकी रचना आपसे पूछी जाएगी, कृति हिमतरंगिणी के लिए इन्हें दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी, और जो दिया 1955 में गया था। सबसे पहले किसको दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। और पुरस्कार राशि 1 लाख रुपये दी जाती है। 2021 में किसे दिया गया? 2021 में ये दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया था। इनकी रचना कौन सी थी? अशोक सम्राट के लिए। अब यहाँ पर आप लोग देख लें 2022 में किसे दिया गया था। तो 2021, 2022, 2023 और 24 में आप लोगों का पेपर होने वाला है। तो 2022 में दिया गया था किसे? कवि बद्री नारायण को दिया गया था। इनकी रचना कौन सी थी? कृति तुमड़ी के शब्द, इसके लिए दिया गया था। और अभी लेटेस्ट दिसंबर में ही दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को है। संजीव इनकी कृति है मुझे पहचानो। तो इतनी आप लोगों को डिटेल याद रखनी है साहित्य अकादमी से संबंधित। तो आप लोग ये भी याद रखें, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं, कितनी शामिल भाषाएं? 22 भाषाओं में दिया जाता है। सबसे पहले आप लोग याद रखें, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाएं हैं, उनमें ये पुरस्कार दिया जाता है 22 भाषाओं में। और उसके अलावा 2 भाषाएं और हैं। 2 भाषाएं कौन कौन सी हैं? राजस्थानी आपकी भाषा हो गई है, राजस्थानी में दिया जाता है। और उसके बाद एक भाषा आपकी और हो गई है राजस्थानी के बाद आपकी अंग्रेजी में भी है
दिया जाता है। पुरस्कार अंग्रेजी में भी दिया जाता है, तो ये भी याद रखें। तो संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं में दिया जाता है। और इसके अलावा 2 भाषाएं और कौन कौन सी हो गई हैं? तो ये राजस्थानी, अंग्रेजी। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है। साहित्य अकादमी से संबंधित अब ये क्वेश्चन बनेगा, तो इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा अगर इससे बन गया। तो ये जो पुरस्कार है साहित्यिक सम्मान है, और ये जो है प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको हिंदी का याद रखना है। नेक्स्ट पूछा गया था, दूसरा पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? तो यहाँ पर विलोम शब्द की जोड़ी सही नहीं है, तो सही नहीं है तो बताना। राग का विराग होता है, सबसे पहले तो आपको ये विलोम भी याद रखना, राग का विराग होता है। विलोम शब्द से भी 2 क्वेश्चन कम से कम आते हैं। उसके बाद आपका हो गया व्यष्टि समष्टि, ये दोनों विलोम शब्द सही हैं। राग का विराग होता है, इसमें आपको गलत ढूंढना है। उत्तम का अधम होता है, और जवान का बच्चा का जवान, तो बच्चा का जवान ये नहीं होता है। बच्चा का जो है बूढ़ा हो जाएगा, जवान का बूढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है सही हो गया कौन सा? ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो गया। तो देख सकते हो दिए गए विकल्पों में से बच्चा जवान एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है, बाकी सभी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? तो इसमें जैसे कि ये पूछ लेता उत्तर वैदिक काल का कवि नहीं है या भारतेंदु युगीन कवि नहीं है, तो ये रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन 1-2 बनते हैं 100% की कौन सा उत्तर वैदिक काल का कवि है। तो इस प्रकार से कालों से क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक, ये क्या हो जाएंगे? भारतेंदु युगीन कवि नहीं। बाकी ये बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन ठाकुर, जगमोहन सिंह और अंबिका दत्त व्यास, ये कौन से हो जाएंगे? ये भारतेंदु युगीन कवि हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये बाकी जो 3 बचे हुए हैं, अंबिका दत्त व्यास और ठाकुर जगमोहन सिंह और बद्री नारायण चौधरी, ये सभी किसके हो जाएंगे? भारतेंदु युगीन। बाकी ये श्री पाठक बचे हैं, ये नहीं होंगे, ये भारतेंदु युगीन कवि नहीं है। बाकी आप लोग हिंदी हम चैप्टर वाइज करवाएंगे, तो उसमें डिटेल से आपको विलोम शब्द और रचनाएं भी करवा देंगे। तो आप लोग वीडियो देखना ना भूलें। तो एक वीडियो वर्णमाला पर हम बना चुके, वो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लें जाके। तो यहाँ पर पर्यायवाची कम से कम 2 पूछी जाती है, विलोम शब्द कम से कम 2 पूछे जाते हैं आपके यूपी पुलिस में। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पूछा गया पयोधी, सिंधु, बारिश किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं। तो ये पयोधी, सिंधु और बारिश किसके पर्यायवाची हैं? समुद्र के पर्यायवाची। तो आपको रटनी ही पड़ेंगी। तो यहाँ पर देख सकते हो पयोधी, सिंधु, बारिश आदि समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। मेघ पर्यायवाची किसका है? तो मेघ पर्यायवाची जलधर, बारिद और यहाँ पर हो जाएगा बादल, नीरद और अम्बुद, ये किसके पर्यायवाची हैं? सब किसके? मेघ के पर्यायवाची। आपसे पूछा जाएगा बादल का पर्यायवाची बताओ, तो बारिद हो जाएगा। और बादल, बारिद, नीरद और अम्बुद, और ये आपका मेघ हो जाएगा जलधर। ये सब किसके? बादल के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर नदी दिया गया था, तो नदी के पर्यायवाची तनुजा, सरिता, अपगा, निम्नगा, तरिणी, सूरी, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये नदी के पर्यायवाची। तो इसमें सूरी सबसे इम्पोर्टेंट है, अपगा और निम्नगा ये इम्पोर्टेंट हैं, और तरिणी। वहीं देख लेते हैं गंगा के पर्यायवाची मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णुपदी और देवपगा और देव नदी, ये किसके पर्यायवाची हैं? गंगा नदी के। मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णुपदी, ये 3 तो नाम सबको याद रहते हैं। देवपगा, ये लगभग इसके नाम सभी याद रहते हैं जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। यहाँ पर जो ब्लैंक दिया गया है, तो इसमें पूछा गया ब्लैंक में क्या आएगा? तो ब्लैंक स्थान पर क्या आएगा, ये भरना है। तो यहाँ पर ब्लैंक स्थान पर क्या आएगा, तो आपको यहाँ पर भरना है अभिषेक डैश घर चला गया है। अब तो यहाँ पर क्या आएगा? अभिषेक अपने आप घर चला गया है। तो इसमें ऑप्शन आपका बी ही आएगा, अभिषेक अपने आप घर चला गया। अगर आप बाकी कोई ये ऑप्शन रखे देखो, अभिषेक किसके घर चला गया, इस घर चला गया, उस घर, तो इसमें ऑप्शन जो है बी सही आ जाएगा।
आप लोग चाहें तो अपना टेस्ट भी लगा सकते हो, हम आंसर छिपा देते हैं तो देख सकते हो कितने आप लोग कर पा रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें आपका आ जाएगा अपने आप घर चला गया, तो अभिषेक अपने आप घर चला गया 5 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछा गया था, क्योंकि ये 20 में एग्जाम हुआ था तो 19 का इन्होंने पूछा था कि 2019 में ब्याज सम्मान किसे प्रदान किया गया था। तो आप लोग देख सकते हो 2 यहाँ पर ये पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए थे। तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपके 100% बनना है। पुरस्कार या रचना लेखकों से भी बनेंगे। अभी आप देख सकते हो, आगे पूरा पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें पूछा गया था कि 2019 में ब्याज सम्मान किसे प्रदान किया गया था। तो 2019 में किसे प्रदान किया गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा नासिरा शर्मा। तो इसको प्रदान किया गया था किसे, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया था। कौन सी इनकी रचना थी, तो रचना आप लोग देख लें यहाँ पर। रचना इनकी थी कागज़ की नाव। कागज़ की नाव के लिए इन्हें प्रदान किया गया था। अब अगर बात आ गई है ब्याज सम्मान की, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें, इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे आप लोगों को कि ब्याज सम्मान सबसे पहले किसे दिया गया था, 2023 में किसे दिया गया, 2022 में किसे दिया गया, 2021 में, क्योंकि इन्हीं वर्षों का आपसे पूछा जाएगा। और पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, तो इसके बारे में थोड़ा आप लोग जान लें। ये जो पुरस्कार है, ये जो ब्याज सम्मान है, ब्याज सम्मान भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद, यानी कि जो साहित्य में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्यिक सम्मान में है, और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखें। बेशक हम आपके सामने नहीं है और आपको मेरी वॉइस को ध्यान से सुनना है। यहाँ पर सबसे पहले पुरस्कार किसे दिया गया था, पुरस्कार एक किसको दिया गया था, तो सबसे पहले ये रामविलास शर्मा को दिया गया था 1991 में। इसकी शुरुआत भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में ही की गई थी, और सबसे पहले रामविलास शर्मा को ब्याज सम्मान दिया गया था। और जो नासिर शर्मा को दिया गया था 2019 में, जब क्वेश्चन पेपर 2020 में हुआ था, तो ये 19 वाला इन्होंने 1 साल पुराना पूछ लिया था। और 2020 में किसे, शरद पगारे को दिया गया था ब्याज सम्मान। और 2021 में किसे दिया गया है, असगर बजाहत को दिया गया था। किसके, इनकी रचना महाबली थी। और शरद पगारे को 2020 में दिया गया था, इनकी रचना थी पाटलिपुत्र। वहीं बात कर लेते हैं 2022 के लिए ये पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था 2022 के लिए। इनकी रचना पागलखाना थी। और वहीं अभी लेटेस्ट में दिया गया 2023 में, लास्ट दिसंबर में है, तो ये किसे दिया गया, पुष्पा भारती को। इनकी एक कृति कौन सी थी, रचना यादें यादें, आप लोग याद कर लें। और 33वां इन्हें ब्याज सम्मान ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये तद्भव तत्सम से पूछा जाता है। तो इसमें पूछा गया कि आप लोगों से तो कौन सा शब्द तत्सम है। आप लोगों को बता दें, तत्सम जो शब्द होता है ये शुद्ध होते हैं, यानी कि ये संस्कृत के वर्ड होते हैं। इनमें जो है पाई मात्रा का बिल्कुल संस्कृत जैसा अगर आपको उच्चारण और देखने को मिले तो आप समझ जाओ कि ये तत्सम है। तो इसमें तत्सम पूछा गया, तत्सम कौन सा है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये लग ही नहीं रहा संस्कृत जैसा वर्ड है, और ये भी नहीं है। तो अगर आप लोग इकट्ठा देखोगे तो ये भी संस्कृत में इस प्रकार के वर्ड यूज नहीं किए जाते हैं। तो ये संस्कृत के थोड़े जो है ज्यों के त्यों शब्द लिए गए हैं। तत्सम जो है संस्कृत के ज्यों के त्यों लिए गए शब्द हैं, तो इन्हें तत्सम कहते हैं। और तद्भव क्या होते हैं, ये मॉडिफाई किए गए हैं थोड़े, तो बदला हुआ रूप है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। उज्ज्वल, उज्ज्वल जो है तत्सम शब्द है। और बाकी जो शब्द दिए गए आप लोगों को वो तद्भव दिए गए हैं, मतलब आप लोगों को पहले हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं। काम करने वाले को, स्वाभाविक बात, आप लोगों को सभी को कर्ता कहता है। जो काम करता है वो कौन क्या कहलाता है, कर्ता। जो भी काम करता है वो कर्ता कहलाता है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं, मतलब क्रिया पर अगर प्रभाव पड़े तो उसे कर्म कहते हैं। जो काम करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता, और क्रिया पर प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में क्या, निम्नलिखित में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो गिलास, तो गिलास यहाँ पर डे से तोड़ा, तो क्या है गिलास, किसने तोड़ा, गिलास उसने तोड़ा। और क्या आपको दिया गया है, उसने तोड़ा, इसने तोड़ा, तुमने तोड़ा, किसने तोड़ा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, किसने तोड़ा। तो अगर आप यहाँ पर भर के देखोगे तो गिलास किसने तोड़ा। तो यहाँ पर देख सकते हो ब्लैंक से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पुरुषोत्तम।
पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हो सम्मान से संबंधित 3 पुरस्कार आप लोगों से पूछ लिए गए। तो तीसरा रुख इनका राइट आंसर हो जाएगा। आप इनकी रचना जो हो जाएगी तीसरा रुख, इनके लिए जो है पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी सम्मान दिया गया था। तो इनको ये तीसरा रुख के लिए दिया गया था और ये 1996 में देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था। 11 में क्या पूछा गया, लोकोक्ति दी गई थी उनके, और यहाँ पर क्या है, सही अर्थ वाले जोड़े की पहचान कीजिए। यानी कि इसमें आपको क्या करना है, इनको मिलान करना है, उसके बाद आपको नीचे देखना है। तो यहाँ पर देखा, नेकी कर दरिया में डाल, तो भला करके भूल जाना, तो इसका ये वाला सही हो जाए। नाच न आबे आंगन टेढ़ा, नाचन जाने आंगन टेढ़ा, तो कहावत होती है। तो इसमें क्या है, अयोग्यता का दोष दूसरों पर देना, तो इसमें ये वाला सही हो जाएगा। तीसरे का सी, चौथे का डी। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी क्या रहता है, हमेशा भयभीत रहता है। उसके बाद है चित्त भी मेरी पट भी मेरा, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ओर से लाभ, चित्त भी मेरी पट भी मेरा। तो आप लोग लोकोक्ति भी याद रख सकते। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत रहता है, चित्त भी मेरी पट भी मेरा, दोनों तरफ से लाभ। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो इसमें अयोग्यता का दोष दूसरों को देना। नेकी कर दरिया में डाल, तो इसका जो हो जाएगा आपका भरा करके भूल जाना। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि पहला का ए हो जाएगा, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी। इसमें आपको मिलान करना था। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि 2 विलोम तो आना ही आना है। तो देख सकते हो दूसरा विलोम आप लोगों को मिल गया। विलोम का एक वीडियो डाल देंगे तो कंप्लीट उसमें 300-400 विलोम होंगे, वो देख लेना, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के ये मिलान दिए गए हैं। तो निंदा का विलोम शब्द क्या होगा, तो निंदा का देख सकते हो क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्तुति इसका सही विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अब जो बाकी विलोम शब्द हैं यहाँ पर दिए गए। राग का यहाँ पर आपका द्वेष विलोम शब्द हो जाएगा, सम्मान का अपमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी डिटेल भी आप लोगों को हम बताने वाले हैं। तो इसमें क्या है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें से यह भाषा शामिल नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो संविधान में जो 22 भाषाएं, तो वो आप लोगों को पता भी होनी चाहिए कि कौन कौन सी भाषाएं शामिल है। कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है। तो यहाँ पर मैथिली भी शामिल है, बोडो भी शामिल है, मणिपुरी भी शामिल है, मगर भोजपुरी ये भाषा नहीं है, ये शामिल नहीं है, ये बोली है एक भोजपुरी। अब अगर भाषाओं की बात हुई है तो अब इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोगों को बता दें, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में जो मूल रूप से 8वीं अनुसूची में क्या 14 भाषाएं थीं। बाद में क्या है 21वें संविधान संशोधन, ये संविधान संशोधन भी आपसे एग्जामों में पूछे जाते हैं, आप चाहें तो याद कर सकते हैं हो। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद एक संशोधन कब हुआ, 1900 जो बाद में 71वां संविधान संशोधन हुआ तो 1992 में। तो इसमें भाषाएं कोंकणी जोड़ी गई, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। तो कौन कौन सी जोड़ी गई, कोंकणी जोड़ी गई, मणिपुरी, नेपाली। 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। वहीं आपके 52वें संविधान संशोधन कब हुआ, 2003 में हुआ। मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो भाषा को जोड़ा गया। भाग 17 में भाषा को रखा गया है। तो आप लोग इन पर एक नज़र मार लें कि संविधान में जो 22 भाषाएं दी गई हैं वो कौन कौन सी भाषाएं। तो देख सकते हो यहाँ पर असम है, असम डोगरी, कन्नड़, मैथिली, मराठी, पंजाबी, सिंधी और उर्दू भी है। ये भी आप लोग याद रखें। बंगाली, गुजराती, कश्मीरी, मलयालम, नेपाली, संस्कृत, तमिल और बोडो, हिंदी, कोंकणी, मणिपुरी, उड़िया, संथाली, ये 22 भाषाएँ आपकी हैं। तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कहते हैं। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है,
अभी पीछे बेक में हमने बताया था, तो आप लोगों ने देखा था क्रिया का प्रभाव पड़े कर्म पर। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में क्या पूछा गया था? 4 नंबर का आपका पैराग्राफ आता है। 15 में क्या निम्नलिखित वाक्यांशों में से अपादान कारक है? तो कारकों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेड़ से गिर पड़ा, आरी से काटो, श्याम का घर कुर्सी के नीचे। तो यहाँ पर सबसे अपादान का क्या होता है? अलगाव के लिए होता है। अपादान कारक में क्या होता है? अलगाव के लिए से का प्रयोग होता है। ये दोनों काट दो, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। पेड़ से गिर गया, आरी से काटो, तो इनमें से आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई पेड़ से गिर रहा है तो वो अलग हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो कारक चिन्हों की कारक भी आपको पता होना चाहिए। तो अपादान कारक का प्रयोग हुआ है क्योंकि अपादान कारक परसर्ग चिन्ह से अलग होता है से के लिए। और यहाँ पर आरी से काटो तो इसके लिए करण कारक का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? में से सही वाक्य की पहचान करें। तो यहाँ पर आपको वाक्य पहचानना सही है। तो पहले में लिखा है मैं रवि के दिन तुम्हारे घर जाऊँगा। रविवार के, हाँ सॉरी गाइस, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर जाऊँगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर पर आऊँगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर को जाऊँगा। मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट रहे हैं, क्योंकि इनसे थोड़ा जो है वाक्य भाषा का प्रयोग सही वाक्य नहीं बन रहा है। तो ये गलत हो जाएंगे दोनों, यहाँ पर नहीं बनना। अब ऑप्शन 2 इनमें से बचे, तो इसमें से जो है मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोबारा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसमें वाक्य की पहचान करना था। ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वह कैसे जाने कि मैं जी रहा हूँ। तो वह जाने कि कैसे जी रहा हूँ, बे क्या जाने मैं कैसे जी रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो 3 ऑप्शन ऐसे ही कट रहे हैं। ये दोनों अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर पहला ही राइट हो रहा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के लिए 18 विरोधी यहाँ पर दिया गया है। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का यहाँ पर आपको प्रयोग करना। तो विरोधी पक्ष कौन होता है? तो ये विपक्षी होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही है। तो इनकी कुछ यहाँ पर किसी एक पक्ष लेने वाला तो पक्षपाती होता है, जो किसी एक का पक्ष ले वो पक्षपाती होता है। दोनों पक्ष में पड़ने वाला द्विपक्षी होता है। तो यूपी पुलिस में संधि का भी वेटेज रहता है। संधि 2 नंबर की कम से कम 2% आपको मिल जाएंगे। तो वधू उत्सव का विच्छेद आपको करना था। तो यहाँ पर विच्छेद दिया गया तो आप लोगों को बताना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो संधि में होता है कुछ सार्थक शब्द बनना चाहिए। तो अगर आप लोग देखेंगे इसमें तो बधू कैसे लिखा जाता है सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। बधू देख सकते हो बड़ी पाई निकल रही है। उत्सव, तो अगर देखोगे बद नहीं होगा इसमें, और यहाँ पर बध दे दिया गया, बधो दे दिया गया है। तो अगर आप तोड़ोगे तो सबसे पहले एक सार्थक शब्द बनना चाहिए इसका। संधि के लिए सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बाकी नियम वगैरह आप लोग देख सकते हो अगर आपने नहीं पढ़ी है तो। क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें क्या है आप लोगों को बताना संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। तो 2 देख सकते हो संधि आप लोगों को मिल गई। तो आप 2 देखोगे यहाँ पर पोवक, तो ये भी सही है। अगर आप लोग इसमें देखोगे महाओज, तो ये भी सही है। नोइक, ये भी सही है। तो परोपकार ये गलत हो जाएगा। अगर आप लोग देखोगे तो महाओज, तो ये वृद्धि संधि हो जाएगी। पोवक यानी कि पावक हो जाएगा, तो अयादि संधि हो जाएगी। नोइक नोइक तो नाभिक हो जाएगा। ये अयादि संधि हैं दोनों, देख सकते हो। फिर आप लोगों का तद्भव यहाँ पर दिया गया, निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। तो तद्भव तत्सम आपके 2 आ गए हैं। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था तत्सम तद्भव की ट्रिक भी आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे डेली, तो आप लोग देखते रहें। तो 21 का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। जो है तत्सम और तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। तो देख सकते हो यहाँ पर सूत्र ये आप लोगों का तत्सम सही हो जाएगा। सूत जो हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। हस्त का हाथ हो जाएगा। ग्राहक जो होता है ये क्या होता है, ये आपका तत्सम होता है और ये तद्भव हो जाएगा। चक्र का आपका देख सकते हो गोला हो जाएगा, ये गलत दिया गया है।
पर्यायवाची आप लोग देख सकते हो, 2 पर्यायवाची भी आप लोगों की आ गई, सुधी, मनीषी, बुद्ध। निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची? तो ये किसके? पंडित के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगर पर्यायवाची आई हैं तो एक नज़र मार लेते हैं। गुरु, गुरु पर्यायवाची शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय। और पति की पर्यायवाची भर्ता होता है। वल्लभ, स्वामी, प्राणधार, प्राणप्रिय, प्राणेश, आर्यपुत्र। धनी का अमीर, मालदार, रईस, दौलतमंद। तो धनवान का पर्याय, धनी का पर्यायवाची अमीर, मालदार, रईस, दौलतमंद और धनवान हो जाएगा। वहीं बात की जाए 23 में पूछा गया था मुहावरे, तो देख सकते हो लोकोक्ति और मुहावरे से दो इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं एक चैप्टर से। तो बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा, खुश होना। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था अवधि बोली का अन्य नाम क्या है? तो अवधि का अन्य नाम था आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोसली। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया था निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? तो मृदुला गर्ग द्वारा कौन सा रचित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, रुकोगी नहीं राधिका। तो ये किसके द्वारा रचित है? मृदुला गर्ग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 फिर पूछा गया था मृदुला गर्ग के बारे में आप लोग जान ले थोड़ा। रुकोगी नहीं राधिका ऊषा प्रेबंधा की रचना है, शेष रचनाएं मृदुला गर्ग की हैं। उसके हिस्से की धूप इसकी इनकी रचना कब की? 1975 में। चित कोबरा 1979 में की थी। मैं इसकी 1979 में की गई थी। 26 नंबर है निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का कला क्रमानु अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? तो यहाँ पर प्रेमचंद्र की जो है रचना को कब व्यास सम्मान दिया गया? तो देख सकते हो यहाँ पर फिर क्वेश्चन आ गया है। तो सम्मान से आप लोगों के 4 क्वेश्चन बन गए हैं। प्रेमचंद की कहानियों का कालानुक्रम अध्ययन के लिए उन्हें कमल किशोर गोयनक को 2014 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 27 में फिर पर्यायवाची आ गया। असुर का पर्यायवाची नहीं है, तो राक्षर, धनुज और निशाचर ये तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी महाकाय जो दिया गया ये पर्यायवाची नहीं है, गणेश का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। यहाँ पर तद्भव फिर पूछ लिया गया, 3 तद्भव पूछे गए, 3 पर्यायवाची, 3 विलोम शब्द भी हो जाएंगे और 4 आप लोगों के पूछे गए थे पिछले पेपर में, यानी कि जो पुरस्कार। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द आप लोगों को बताना है, यानी कि जो तद्भव जो होते हैं तत्सम शुद्ध होते हैं, तद्भव अशुद्ध होते हैं, मतलब जो है सही इमला में नहीं लिखा जाता है इनको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नींद हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया। जो पहले कभी ना हुआ हो का व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द? जो कभी पहले ना हुआ, अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। जो पहले हो चुका हो तो भूतपूर्व होता है, जिसके जैसा कोई ना हो अद्वितीय, जिसका प्रारंभ ना हो तो अनादि। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते। 4 आप लोगों की रचनाएं पूछी गई थी, तो आप अपना पेपर भी उठा के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है मार्तंड, अर्क, अंशुमली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये किसके हो जाएंगे? अंशुमली। तो ये आप लोगों के हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के सूर्य के पर्यायवाची हैं। मार्तंड, अर्क और अंशुमली ये किसके हो जाएंगे? सूर्य के पर्यायवाची। तो पर्यायवाची चंद्रमा के देख लें, चंद्रमा के इंपॉर्टेंट पर्यायवाची पूछा जाता है। चंद्रमा का पर्यायवाची हिमांशु, शशि, सारंग, निशाकर और सुधाकर हो जाएगा। रोशनी का प्रकाश प्रवाह ज्योति हो जाएगा। रेखा का लकीर। लेखक से 100% पेपर में पूछा जाता है, तो आप जितने भी करवाएंगे आप सेट देख लेना। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन हो जाएगा? तो इसका जो लेखक हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी भगवान दास हो जाएंगे। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक भगवान दास, इन्होंने रचना 1981 में की थी। यह हिंदी की पहली दलित आत्मकथा मानी जाती है, यह भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मलबे का मालिक कहानीकार के लेखक मोहन राकेश थे। इनकी रचनाएं अंडे के छिलके, आधे अधूरे, ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। बाकी आप लोगों को पैराग्राफ पढ़ के इसका जो है निष्कर्ष निकाल के इसे करना होता, वो सब आप लोग जानते ही होंगे, तो इसमें हम करवा देते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते क्या पूछा गया था। तो अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है? तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कहाँ पर लिखा है। तो ऊपर देखेंगे, अगर हम इसे ऊपर पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर लिखा है इसका अधिक अध्ययन, यदि उसे पढ़ने अतीत के विशेषज्ञ जानने के लिए हमारी लालसा बढ़ जाती है। तो किसको जानने के लिए? विद्वान, हमारे यहाँ के विद्वान पुनर्जागरण पर ही इतना अधिक
अधिक क्या देते हैं, अधिक ध्यान देते हैं, तो इसकी क्या है, हमारी लालसा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा नीचे वाला ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधित विचारों को पढ़कर, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 34 पूछा गया था, जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था। तो अगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया था। अगर आप लोग अगर इसे पढ़ेंगे पैराग्राफ को, तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा किसका स्वागत किया गया था जूतों से। तो इसका किसका किया गया था, इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है, तो इसमें दयानंद का जो है जूतों से स्वागत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई थी। तो अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वे अत्यधिक पुरातन पंथी निकले। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज, कम्युनिटी और मार्क्सवादी हो गए थे, ये पुरातन हो गए थे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य है। तो ब्रह्म समाज के बारे में अगर आप लोग उसे पैराग्राफ को पढ़ेंगे, पैराग्राफ आपका 4 नंबर का आता है, शायद 4 नंबर का आता है, तो उसमें देख सकते हो, तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। सरस्वती के अनुयायी हष्टधर्मी हो गए थे, तो ये गलत है। लास्ट आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था। शास्त्र अर्थ में हरा दिया गया था, तो ये हो जाएगा दयानंद को शास्त्र अर्थ में हरा दिए गए थे। आप लोग अगर यहाँ पर पढ़ेंगे तो देख सकते हो दयानंद को शास्त्र अर्थ में हरा दिए गए थे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर एजुकेशनल आपको कंटेंट मिलता रहेगा। उसके बाद हिंदी हम लगातार करवा रहे हैं, जीएस करवा देंगे और रीजनिंग मैथ के भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइज।